भारत की राजधानी दिल्ली इन दिनों गैस चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली हो या उसके आसपास का इलाका, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के पार पहुंच चुका है। राजधानी दिल्ली की हवा ने जहरीले होने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। मौजूदा समय में दुनिया के कुल 195 देशों में कहीं भी इतनी दमघोंटू हवा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो लगभग 2 करोड़ की आबादी वाला राज्य दिल्ली अपने बाशिंदों को धीमा जहर दे रहा है, जो धीरे धीरे गंभीर बीमारियों के रूप में इंसान के शरीर में पनपेगा और आगे मौत बनकर अपनी आगोश में ले लेगा। जानकार बताते हैं कि इन दिनों दिल्ली की हवा में प्रति व्यक्ति 26 सिगरेट के बराबर धुआं है। यानी आप चाहें या ना चाहें, दिल्ली में हैं तो रोजाना आपको 26 सिगरेट तो पीनी ही पड़ेगी। दिनों दिन स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है। दिल्ली में रोजगार करने वाले लोगों की मुश्किल यह है कि वह काम छोड़कर अपने गांव या शहर वापस भी नहीं जा सकते। ऐसे में हालात यह हैं कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची, चेन्नई स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMIE के अनुसार अक्टूबर महीने में ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर बढ़ी है। सबसे अधिक नौकरियां भी ग्रामीण इलाकों में ही गई हैं। डेटा के मुताबिक अक्टूबर में बेरोजगारी दर 7.8% के स्तर पर है, जबकि सितंबर में यह 6.4% के स्तर पर थी। अच्छी बात यह है कि शहरी इलाकों में पहले के मुकाबले बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। सितंबर महीने में यह 7.70% था, जो अब कम होकर 7.2% के स्तर पर पहुंच गया है। लेकिन गांवों में बेरोजगारी सितंबर के 5.8% के मुकाबले अक्टूबर में बढ़कर 8.04% के स्तर पर पहुंच गया है। CMIE के मुताबिक अक्टूबर महीने में आमतौर पर खेती बाड़ी सुस्त रहती है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ी है। उम्मीद है कि नवंबर में बुआई सीजन शुरू होते ही रोजगार बढ़ेंगे। शहर में काम करने वालों की मुश्किल यह है कि उन्हें रोजगार तो मिल जा रहा है, लेकिन शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही। मंगलवार सुबह दिल्ली का AQI इंडेक्स 551 पर पहुंच गया। आने वाला समय दिल्ली के लिए और भी भारी बताया जा रहा है। तुरंत असर नहीं होने की वजह से लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन शिकागो यूनिवर्सिटी मानती है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसतन उम्र 10 साल तक कम हो रही है। पिछले साल तक दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार मानने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार अब उत्तर प्रदेश की डीजल बसों को जिम्मेदार बता रही है। यानी कारण बदल गया है, लेकिन लोगों की समस्या नहीं बदली। वहीं मोरबी हादसे को लेकर अदालती सुनवाई के दौरान कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्रिज की फ्लोरिंग तो बदली गई थी, लेकिन जिन केबलों पर वो टिका था उन्हें ही नहीं बदला। वहीं घटना के 3 दिन बाद भी मोरबी पुल के खराब मरम्मत के लिए जिम्मेदार मालिक, जो कंपनी के मालिक हैं, वो फरार हैं। विपक्षी दलों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के नाम पर ओरेवा के सुरक्षा गार्डों, टिकट विक्रेताओं और निचले स्तर के कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाकर खास लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी बात आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। दिल्ली NCR में प्रदूषण के गहराते संकट के बीच पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है। इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा है कि जो लोग दफ्तर जा रहे हैं वे कार या बाइक शेयर करें, ताकि सड़क पर गाड़ियां कम से कम निकले। एक दिन पहले ही गोपाल राय दिल्ली में कई ठिकानों पर एंटी डस्ट अभियान के तहत निरीक्षण करते नजर आए। इसी दौरान उन्होंने दिल्ली के DDU मार्ग स्थित बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर कार्रवाई करते हुए 5 लाख का जुर्माना भी लगाया था। मीडिया से बात करते हुए गोपाल राय ने कहा कि बीजेपी ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM का ऑर्डर नहीं माना, इसलिए उन पर जुर्माना लगाया गया है।
बीजेपी इससे पहले पटाखों का प्रदूषण बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती रही है। अपने घर से जितना काम हो सकता है अपने घर से करिए, बाहर गाड़ियों को मत निकालिए। उससे जैसा इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जैसा आपने स्टडी में बताया कि जो दिल्ली का 31% है उसमें से 50% व्हीकल पोल्यूशन है। तो रेड लाइट ऑन गाड़ी आप कैंपेन तो ये लागू नहीं होने दे रहे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम सब मिलकर प्रयास करें कि कम से कम गाड़ियां सड़क पर निकालें। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप धालीवाल ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा है कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। यह कैसे हो सकता है कि अमृतसर का पराली वाला धुआं दिल्ली तक पहुंच जाए लेकिन सोनीपत ना पहुंचे। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार को पराली जलाने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जो भी मशीनें खरीदी गईं उसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नहीं दिया, राज्य के जीएसटी शेयर से खरीदा गया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब और किसानों को बदनाम करने की साजिश कर रही है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने योगी आदित्यनाथ प्रशासन से दिल्ली एनसीआर में सीएनजी बसें चलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए जो प्रदूषण का जहर फैल रहा उसके लिए यूपी की डीजल बसें जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा की सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन इलाकों में आप एक रीजनल स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए, जिससे कि जो दिल्ली के आसपास में फरीदाबाद है, चाहे मानेसर है, गुड़गांव है, बहादुरगढ़ है, ये सारे हरियाणा राज्य के अंदर आते हैं। वहाँ प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ अगर बढ़ेगा तो हम दिल्ली में कम भी कर रहे हैं, तभी तो वहाँ से तो आ रहा है। अगर गाजियाबाद में कम नहीं होगा, ग्रेटर नोएडा में कम नहीं होगा, नोएडा में कम नहीं होगा, यहाँ हम कम कर रहे हैं लेकिन उसका असर तो यहाँ भी आ रहा है। हालांकि प्रदूषण को रोकने के लिए गोपाल राय ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP के तीसरे चरण के तहत निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। कुल 586 टीम बनाई गई है, जिसके तहत अलग अलग विभागों के अधिकारी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर नजर रखेंगे ताकि कोई भी प्रतिबंधित कार्य चोरी छिपे ना किए जाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, रेलवे और मेट्रो रेल सहित अन्य परियोजनाओं पर निर्माण प्रतिबंध लागू नहीं होगा। अब बात मोरबी हादसे की। गुजरात पुलिस ने बुधवार को इस मामले में गिरफ्तार 9 लोगों को स्थानीय कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान जो कुछ बातें सामने आई वो चौंकाने वाले हैं। जिस रेनोवेशन के नाम पर 2 करोड़ रुपए खर्च करने की बात सामने आई है वह केवल फ्लोरिंग के लिए थी। जिस तार पर यानी कि केबल पर पुल लटक रहा है उसे तो बदला ही नहीं गया। मतलब साफ है, अब तक हैंगिंग ब्रिज का वह केबल जो लोगों का वजन उठा रहा था, अब वह अतिरिक्त फ्लोरिंग का भार भी उठाने लगा। सीधे शब्दों में कहूं तो कमजोर केबल पर वजन पहले ही बढ़ाया जा चुका था। एक बात और, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ब्रिज की मरम्मत का ठेका लिया उसके पास कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोई योग्यता ही नहीं थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MJ खान की कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रोसिक्यूशन पक्ष ने ये सारी बातें बताई हैं। कोर्ट में हैंगिंग ब्रिज के तार नहीं बदले जाने को लेकर जमा की गई फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट का भी जिक्र है। यानी कुछ मीडिया चैनल के एंकर्स ने जिस तरह सीधे सीधे मोरबी हादसे के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया वह पूरी तरह गलत है। एक तर्क यह भी दिया गया था कि लोगों को पुल की क्षमता के हिसाब से ही चढ़ना चाहिए था। वह पहले ही गलत साबित हो चुका है, क्योंकि पुल पर कहीं भी क्षमता जैसी जानकारी दी ही नहीं गई थी। दूसरा, कंपनी ने लोगों से टिकट के एवज में ज्यादा पैसे लेकर उन्हें पुल पर चढ़ने दिया। मोरबी हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर जो बात ज्यादा प्रचारित हो रही है वह यह है कि कैसे पीएम मोदी के आते ही रातों रात अस्पताल के हालात बदल गए। ना जाने कितने दिनों तक यह अस्पताल पीएम मोदी के दौरे के इंतजार में गुजरात मॉडल से बेखबर बद इंतजामी झेलता रहा। गुजरात के मोरबी अस्पताल में पीएम के दौरे से पहले रंग रोगन वाली तस्वीरें खूब वायरल हुई। दीवारों के रंग या फर्श के टाइल्स सब रातों रात बदल दिए गए। प्रधानमंत्री को गुजरात मॉडल दिखाने की इतनी जल्दबाजी थी
कि अस्पताल प्रशासन ने वाटर कूलर तक लगा दिया। हालांकि वाटर कूलर लगा तो दिया, लेकिन बिजली पानी का कनेक्शन जोड़ना ही भूल गए। संभवतः अस्पताल प्रशासन को इसे जोड़ने का समय ही नहीं मिला होगा, या फिर कुछ और वजह होगी। एनडीटीवी के एक रिपोर्टर अंकित त्यागी ने अस्पताल प्रशासन की यह चालाकी देख ली। फिर क्या था, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर दी, जिसे उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है। तो बताना चाहता हूँ वो हुआ क्यों है। ये वायर है, इसका पाइप है, इसके अंदर ये नल में लगता है, नल से पानी इसके अंदर जाता है, ठंडा होता है और लोग वहां से उस पानी का इस्तेमाल कर पाते हैं। इतनी जल्दबाजी थी इन शोपीस को यहाँ पर रखने की प्रधानमंत्री के आने से पहले कि भूल गए कि इसका कनेक्शन भी करना होगा। इस वायर में ये इसका इलेक्ट्रिक वायर दिख रहा है आपको, अभी तक इसकी सील नहीं खुली है इस इलेक्ट्रिक वायर की, वैसे का वैसा बना रखा है। और ये कनेक्शन जो था वो यहाँ होना था, यहाँ पर उसका कनेक्शन करा नहीं गया, पानी उससे चालू नहीं करा गया, तो ये शोपीस बनाकर ऐसे 8 वाटर कूलर रखे गए। ठीक है, वाटर कूलर का कनेक्शन नहीं जुड़ा, लेकिन सोचिए अगर किसी मरीज या उनके परिवार वालों ने अस्पताल प्रशासन से यह कहते हुए शिकायत की होती कि उन्हें पीने का ठंडा पानी नहीं मिल रहा, तो भी क्या इसी स्पीड से वाटर कूलर लगा दिया गया होता? आप दर्शक भी एक बार मन में सोच लीजिए, किसी को बताइएगा मत बस, अन्यथा विश्व गुरु भारत के विकास में आप अपना योगदान देने से चूक जाएंगे। अस्पताल क्या, मोरबी की सड़कें भी रातों रात बदल दी गई। नए रोड के निर्माण के लिए रोड का चिप्स, अलकतरा और रोड रोलर मशीन सब काम पर लगा दिया गया। एक बार फिर मन में सोचिएगा कि अगर आपने सड़क बनाने के लिए नगर निगम से कहा होता तो क्या इसी स्पीड से इतनी जल्दी ही काम हो जाता? मन में लड्डू फूटा, दबा लीजिए और देश के विकास में योगदान दीजिए। यानी एक बात तो तय है कि अधिकारियों में डर नेताओं का ही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि नेताओं को संभाल लीजिए, जनता को तो नेता मूर्ख बना ही देती है, अपनी पार्टी बनाकर या विश्व गुरु भारत की संतान बताकर। अगर इसमें भी कोई कसर रह जाए तो फूट डालने के लिए कई मुद्दे तो हैं ही। फिर खेलते रहिए हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान, जनता मस्त तो नेता भी मस्त। वैसे नेता मस्त से याद आया, इन दिनों अमृता फडणवीस की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। नए आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र गृह विभाग ने अमृता फडणवीस की सुरक्षा को X से बढ़ाकर Y+ कर दिया है। इसके अलावा उन्हें ट्रैफिक क्लियरेंस के लिए एक गाड़ी भी दी गई है। अमृता फडणवीस उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी हैं, लेकिन किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। इसको लेकर अंग्रेजी अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें उप मुख्यमंत्री, पुलिस अधिकारी और शिवसेना नेता सभी के बयान का भी जिक्र किया गया है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अमृता फडणवीस की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर खतरे को भांपते हुए हाई पावर कमेटी ने नए इंतजाम किए हैं। उन्हें ट्रैफिक क्लियरेंस गाड़ी की जरूरत नहीं है और ना ही सुरक्षा बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई आवेदन किया था। वहीं शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता और ठाकरे परिवार ने अखबार से कहा, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे और तेजस ठाकरे के पास 2 सुरक्षाकर्मी हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस नहीं है। ट्रैफिक क्लियरेंस गाड़ी को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ट्रैफिक क्लियरेंस गाड़ी आमतौर पर सिर्फ उन्हें ही दी जाती है जो संवैधानिक पदों पर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है मसला क्या है। नमस्कार।